हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के लिए कुछ बेसिक लिटरेचर के क्वेश्चंस को, जो कि आपके उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में जितने भी राइटर लगे हैं वहां से बेसिक क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिट? ऑप्शन आपको दिए गए मैथ्यू अर्नोल्ड, एस.टी. कॉलेज, पी.बी. शेले या चार्ल्स नेम। सही आंसर है इसका क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी पी.बी. शेले ने वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिट कहा था। पी.बी. शेले ने। बात अगर करूँ पी.बी. शेले की, तो पी.बी. शेले जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क ओड टू द वेस्ट विंड के लिए। और जो ये ओड टू द वेस्ट विंड है, यहीं से आपके एलटी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आज तक देखने को मिले हैं। ओड टू द वेस्ट विंड की अगर बात करूँ, ये पोएम लिखी गई थी 1819 में और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1820 में। दूसरी बात, जो ये पोएम है वो आपका टर्जा राइमा में लिखी गई है। कौन सी राइमा में? टर्जा राइमा में। ये इस पोएम का मीटर है और इयम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज़ हुआ है। तीसरा जो बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जो ओड टू द वेस्ट विंड है वो उन्होंने कहाँ लिखी है? जब ये इटली को छोड़ के जब ये फ्लोरेंस आ रहे थे तब इन्होंने लिखी है, यानी इटली फ्लोरेंस में इन्होंने इस पोएम को लिखा है। किसको? ओड टू द वेस्ट विंड को। अब मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स लैम्ब की ओर। चार्ल्स लैम्ब, जिनका पूरा नाम आपको पता है, इनकी सिस्टर का नाम इलिया है। और चार्ल्स लैम्ब जो कि कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं चार्ल्स लैम्ब। और चार्ल्स लैम्ब जो कि जिन्होंने की लिटरेरी कैरियर की शुरुआत एज ए पोएट के रूप में की थी चार्ल्स लैम्ब ने। और चार्ल्स लैम्ब और ऊपर जो ऑप्शन दी गई एस.टी. कॉलेज, ये दोनों बहुत ही आपस में बहुत ही पक्के दोस्त थे। और ये माना जाता है कि जो चार्ल्स लैम्ब का एक वर्क है एसेज ऑफ इलिया, ये वर्क भी एस.टी. कॉलेज को इन्होंने डेडिकेट किया है, एसेज ऑफ इलिया। इसमें वो बात अलग है, इन्होंने इलिया जो कि इनकी सिस्टर का नाम इन्होंने रखा था उसे भी इन्होंने डेडिकेट किया है। लेकिन उसका एक सेकेंड आस्पेक्ट ये देखने को मिलता है कि एस.टी. कॉलेज को लेकर इन्होंने ये वर्क लिखा था। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एस.टी. कॉलेज की ओर। सैमुअल टेलर कॉलेज जिनका पूरा नाम है, जिन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके अपनी एक फेमस पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट माइंडर के लिए इनको जाना जाता है। और इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके उनके कलेक्शन द लिरिकल बैलेड को पब्लिश कराने में इन दोनों ही राइटर्स का एक अहम योगदान माना जाता है। और जो एस.टी. कॉलेज और वर्ड्सवर्थ का कंबाइंड वर्क है, जिसे हम लोग लिरिकल बैलेड के नाम से जानते हैं, उसमें 4 पोएम्स एस.टी. कॉलेज की हैं और बाकी 19 पोएम आपको वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। अगर मैं बात करूं एस.टी. कॉलेज की, तो मैंने आपको बता दिया इनका जो फेमस वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट माइंडर, उसमें कुछ लाइन्स हैं जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रिंक फॉर डीप। इस तरीके की इसमें लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट। अगेन आई रिपीट, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इस तरीके की जो लाइन है ये आपको किस में देखने को मिलती हैं? द राइम ऑफ द एंशिएंट माइंडर में देखने को मिलती हैं। उसी पोएम में आपको एल्बेट्रॉस नाम का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर देखने को मिलता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट ऑप्शन, यानी मैथ्यू अर्नोल्ड की ओर। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करूँ, मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि विक्टोरियन एज के राइटर हैं, ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क सोहराब एंड रुस्तम के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक और वर्क लिखा था द कल्चर ऑफ एनार्ची वर्ड इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने बारबेरियन और फिलिस्तीन नाम के 2 वर्ड को कॉइन किया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये अपने फेमस वर्क डोवर बीच के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ साथ थ्राइसिस नाम की भी इनकी एक पोएम है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एन एसिस्ट, क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट या अ पोएट। इसका सही आंसर है चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत एज ए पोएट की फॉर्म में की थी। ये बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा आपके एलटी के एग्जाम में। बात अगर मैं करूँ चार्ल्स लैम्ब की, तो मैंने आपको बताया ये एसेज ऑफ इलिया और टेल्स ऑफ शेक्सपियर के लिए जाने जाते हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के लिए। कौन? चार्ल्स लैम्ब। ड्रीम चिल्ड्रन करके भी इनका एक वर्क है, ड्रीम चिल्ड्रन। और इनका जो डेट ऑफ स्पाम है वो इम्पोर्टेंट है, 1775 से लेकर के 1834। बात हो रही थी आपकी चार्ल्स लैम्ब की। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 43 की ओर। विच क्रिटिक कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं डॉक्टर जॉनसन, हडसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या जॉन रस्किन। इसका सही आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड ने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज कहा था। बात अगर मैं करूं मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो मैंने अभी आपको बताया था थ्राइसिस पोएम के लिए इन्हें जाना जाता है। कल्चरल एंड एनर्जी करके भी इनकी पोएम है। उसके साथ साथ डोवर बीच इनकी बहुत ही फेमस पोएम मानी जाती है मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू अर्नोल्ड की अगर बात करूं तो इन्हें हम लोग सेज राइटर के नाम से भी जानते हैं और ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। इन्होंने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज भी कहा था।
कल मैंने आपको पेड क्लास में बताया था कि मैथ्यू अर्नोल्ड वो पोएट थे जिन्होंने आपका पैराडाइज लॉस्ट को क्या कहा था, ग्रैंड स्टाइल कहा था पैराडाइज लॉस्ट को। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही जॉन कीट्स को ग्रीक पोएट कहा था। क्या कहा था? ग्रीक पोएट कहा था। ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। बात करूं ऑप्शन नंबर ई यानी डॉक्टर जॉनसन की, जो कि जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस वर्क डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। डॉक्टर जॉनसन को जाना जाता है और इनको इनके फेमस वर्क द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस के लिए भी जाना जाता है। जो आपका डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था वो कब आई थी, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो डॉक्टर जॉनसन ने द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस लिखा था। इसके साथ साथ लंदन करके भी इनकी एक पोएम है डॉक्टर जॉनसन की। जेम्स बोसवेल इन्होंने जेम्स बोसवेल ने इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है आपका लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। किसने लिखी थी? जेम्स बोसवेल ने। बढ़ता हूँ अब मैं ऑप्शन नंबर डी यानी जॉन रस्किन की ओर। जॉन रस्किन जो कि आपके अनटू दिस लास्ट और मॉडर्न पेंटर्स के लिए जाने जाते हैं। अगेन आई रिपीट, अनटू दिस लास्ट और मॉडर्न पेंटर्स के लिए जाने जाते हैं जॉन रस्किन साहब। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। इससे पहले मैं आपको अपने ऑनलाइन बैच के बारे में बता दूं। हमारा एक ऑनलाइन बैच है जो कि पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें आपको इसी तरीके के 10-10 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे और लगभग आपको 50 वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी आपके एलटी के एग्ज़ाम तक। 10 क्वेश्चन का मतलब ये, मैं मैं इसमें हर एक क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे उन 4 ऑप्शंस के भी आपको फैक्ट बताए जाएंगे, हर एक ऑप्शन को एलेबरेट किया जाएगा। और खूबसूरती इस कोर्स में ये है कि ये पूरे का पूरा आपका उत्तराखंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे बेस्ड ये सिलेबस है, उनके राइटर्स के बेस्ड आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे जो आपको डायरेक्टली आपके एलटी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया गया है और इसमें आपको हर दूसरे या तीसरे दिन यानी आपको एलटी का पेपर होने तक 50 प्लस आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी और जो आपके एलटी के एग्ज़ाम होने तक आपके पास सेव रहेंगी। ये कोर्स है, मैं आपको फिर से बता दूं, 10 एमसीक्यू इसमें कराए जाएंगे। 10 एमसीक्यू का मतलब उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी आपका डिस्कस किया जाएगा और हर एक ऑप्शंस के आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे, 3 से 4 पॉइंट या 4 से 5 पॉइंट। तो यानी आपको एक दिन में लगभग आपको 40 तो केवल आपको डायरेक्टली एमसीक्यू कराए जाएंगे और हर एक एमसीक्यू का अगर आप एक्सप्लेनेशन लेते हैं, अगर मैं 4 पॉइंट भी आपको बता रहा हूँ तो लगभग आपके 150 से 200 फैक्ट आपके एक दिन में आपके तैयार होंगे और डेली के डेली आपका रिवीजन होते जाएगा उन्हीं फैक्ट का, जो बेसिक लेवल के फैक्ट हैं और जो आपके उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज़ में आपके राइटर लगे हैं उन पे बेस्ड कोर्स होगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। और अब मैं बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की ओर। आपने इसमें सही स्पेलिंग बतानी है कि इसमें सही स्पेलिंग कौन सी होगी। ऑमलेट की आपने सही स्पेलिंग बतानी है, OMMLETTE ये वाली सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या डी सही है। थोड़ी देर आप देखें और आप भी उसके बाद आप रिस्पॉन्स दें। ऑमलेट की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी OMLETEE ये सही है। ऑमलेटी की स्पेलिंग OMTELETTE, ऑमलेटी की स्पेलिंग ये वाली गलत है। ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं देखूं OMELETTE, डबल टी आता है उसमें, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। LETT ये अलग गलत है, ऑमलेटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। वी डिड नॉट गेट होम डैश 2 PM। ऑप्शंस आपको दिए गए एट, आफ्टर, टिल या डू। आपको जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है वहाँ पे आप टिल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके के बेसिक लेवल की ग्रामर के क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच लिटरेरी ग्रुप इज़ कॉल्ड मैक्स पॉन्डे ग्रुप। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बीट राइटर्स, मोमेंट पोएट्स, ऑर्डन ग्रुप या मेटाफिजिकल पोएट। जो मैक्स पॉन्डे ग्रुप है वो ही ऑर्डन पोएट्स का दूसरा नाम है। ऑर्डन ग्रुप भी हम इसे बोलते हैं मैक्स पॉन्डे ग्रुप को, क्योंकि इसमें जो आपका AU आया है इसका मतलब होता है आपका WH ऑर्डन से, जो कि इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके मैक्स पॉन्डे ग्रुप के। बाकी इसमें सिसिल डी लेविस भी एक राइटर हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सी, तो सिसिल डी लेविस और लुइस मैकनीज ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आपके मैक्स पॉन्डे ग्रुप के। बात करूँ ऑप्शन नंबर ए यानी बीट राइटर्स की, तो इनको हम लोग राइटर ऑफ 1950s भी बोलते हैं बीट राइटर्स को, और ऑर्डन ग्रुप को हम लोग राइटर ऑफ 1930s भी बोलते हैं। मेटाफिजिकल पोएट जिससे आपके जॉन डन, जिसके आपके पायनियर पोएट माने जाते हैं, जॉन डन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक फिगर है मेटाफिजिकल पोएट्री का, जिन्होंने आपका एवरिडिशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग और द फ्ली नाम की पोएम लिखी थी जॉन डन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। उम्मीद है आप वीडियो को देख रहे होंगे और आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। जिस हिसाब का आपके लाइक होंगे और शेयर होंगे उसी हिसाब का आपको यूट्यूब में भी फ्री मॉक टेस्ट में आपको देते रहूँगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब मैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम रिटन बाय। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं WH ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, जॉन मिल्टन या W ईट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन स्पेंडर ने ये आपका पोएम लिखी थी एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम नोवेल है या पोएम है। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम जो कि आपकी स्टीफन स्पेंडर ने लिखी थी वो एक पोएम है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और जो आपको इसमें राइटर दिख रहे हैं जैसे स्टीफन स्पेंडर हैं, आपके W.H. ऑर्डन हैं और W. ईट्स और जॉन मिल्टन। इनमें से जो स्टीफन स्पेंडर हैं वो आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर हैं। कौन? स्टीफन स्पेंडर। बात करूं W. ईट्स को तो विलियम बटलर ईट्स इनका पूरा नाम है। 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। सेलिंग टू बाइजेंटियम और आपका द सेकंड कमिंग, ये इनकी फेमस पोएम्स हैं। जॉन मिल्टन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, द एक्सटेसी हो गया और आपका पैराडाइज लॉस्ट हो गया। पैराडाइज लॉस्ट किसी पोएम है आपकी जॉन मिल्टन की पोएम है। द एक्सटेसी तो आपका जॉन डन साहब ने लिखी है। और जॉन मिल्टन की और कौन सी पोएम है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनकी पोएम है। W.H. ऑर्डन की अगर मैं बात करूं तो ये एक W.H. ऑर्डन जिन्होंने कि W.B. ईट्स के ऊपर एक एलिजी लिखी थी, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स करके इन्होंने एक एलिजी लिखी है W.B. ईट्स के ऊपर, किन्होंने W.H. ऑर्डन ने। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रूट द पोएम टू अ स्काईलार्क। आज की इस वीडियो का टारगेट हमारा 100 लाइक से रहेगा। जैसे 100 लाइक आपके कंप्लीट हो जाते हैं वीडियो में तो मेरी आपको एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। हु रूट द पोएम टू अ स्काईलार्क। ऑप्शंस आपको दिए गए विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स या जॉन बनियन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पी.बी. शेले ने आपका टू अ स्काईलार्क पोएम लिखी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? पी.बी. शेले ने। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू द स्काईलार्क पोएम लिखी, इसे भी आप कंपेरिजन में लिख लेंगे। पी.बी. शेले ने टू अ स्काईलार्क और विलियम वर्ड्सवर्थ ने टू द स्काईलार्क पोएम लिखी थी। बात करूं अगर मैं ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन कीट्स की, जो कि जाने जाते हैं अपने फेमस वर्क जो कि मैंने कल भी आपको बताया था एंडीमियन के लिए। इसके साथ साथ द पॉट ऑफ बासिल्स करके भी इनकी एक पोएम है। और जॉन कीट्स को आपका पोएट भी कहते हैं और एडमिन स्पेंसर को भी कहते हैं। बात अगर करूँ जॉन बनियन की, जो कि जाने जाते हैं अपने फेमस वर्क पिलग्रिम प्रोग्रेस के लिए। किसके लिए? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के लिए जाने जाते हैं जॉन बनियन साहब। विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि आपको पता है टिंटन एबी इनकी बहुत ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसके साथ साथ माइकल नाम का भी इनका वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का। और विलियम वर्ड्सवर्थ को सेज राइटर किसने कहा था? अभी हमने देखा था ऊपर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को सेज राइटर किसने कहा था? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जॉन डन, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन या जॉन कीट्स। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको इसी तरीके के आपको मॉडल पेपर की PDF आपको दी जाएगी इस फॉर्मेट में, और ये आपके प्रैक्टिस सेट होंगे और आपके पास ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस का एक कलेक्शन रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस को देखते हुए ही इसमें बनाए गए हैं। ये छोटे छोटे जो आपके LT के लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन्हें मैं काफ़ी चीज़ों और काफ़ी समय से मैं इन्हें कलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको एक कलेक्शन मिलेगा इस कोर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।